किरण अपने भाई के साथ मंडी में सब्जियां ले रही होती है। तभी थैला पकड़े उसका भाई मोहित परेशान होकर कहता है, यार तू सब्जी छांट रही है कि चावल में से कंकड़? जल्दी करना, इस कड़ी धूप में मैं पिघलने को हो रहा हूँ। हाँ तो मेरे लिए यहाँ कौन सा बरसात हो रही है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में सड़ी गली सब्जियाँ उठा ली ना तो माँ मुझे उठाकर बाहर फेंक देगी। भैया 2 किलो खीरा भी कर देना। 2 किलो? तू खीरे का चार डालेगी क्या? तू चुप करना, गर्मी में खीरे खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, और फिर बार बार इस कड़ी धूप में मंडी कौन आएगा, इसलिए एक बार में ही 2 किलो ले लेती हूँ। हाँ ले ले, और भी कुछ रह गया हो तो वो भी 4-5 किलो ले ले, क्योंकि सब्जियां ढोने के लिए तो फ्री का मजदूर साथ लाई है। वो खीरे ना खुद ही उठाइयो। हाँ हाँ ठीक है, अभी रो मत, चल घर चल। तभी किरण खीरे लेती है और दोनों भाई बहन घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर में दोनों घर पहुंचते हैं। मोहित सब्जियों का थैला सोफे पर पटक कर कूलर चालू करके बैठ जाता है, तो किरण पॉलिथीन में से एक खीरा निकाल कर खाने बैठ जाती है। तभी उनकी माँ बसंता फोन पर बातें करती हुई वहाँ आती है। अच्छा निम्मो, शाम को फोन करती हूँ, ध्यान रखियो। कौन था फोन पर? निम्मो थी। और ये क्या, आते ही खीरा कचरने बैठ गई। कम से कम धोकर तो खाती, कितनी धूल मिट्टी लगी होती है इसमें। माँ वो इतना चलकर आई ना तो भूख लग गई। कोई नहीं, अभी आधा ही खाया है, बाकी का धो लेती हूँ। रहने दे, मत कर इतना भी कष्ट। और ये कौन सा पहाड़ तोड़कर आया है जो ऐसे पड़ गया सोफे पर? 2 किलोमीटर से आपकी कद्दू, घिया, भिंडी से भरा थैला उठा कर लाया हूँ। पता है कितनी धूप है बाहर? अब गर्मी में धूप नहीं होगी तो क्या बरसात होगी? जा हाथ मुंह धोकर कमरे में सो जा। और किरण, सारी सब्जियां फ्रिज में रख दे, अब बैठे बैठे सारे खीरे मत खा जाइयो। हाँ हाँ रख रही हूँ। तभी वो पूरा खीरा खाकर सब्जियां लिए किचन में चली जाती है। किरण को खीरे बहुत पसंद थे। वो अपने खाने में खीरे को हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर खाया करती। एक रोज जब वो हॉल में बैठी फोन चला रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कविता वहाँ आती है। क्या कर रही है बसंता की छोरी? मैं पढ़ाई कर रही हूँ आंटी। हाँ, तुम आजकल के बच्चों की फोन की पढ़ाई ये अच्छी तरह से समझती है कविता। बैठकर अपने सहेलियों के संदेश पढ़ रही होगी। इतनी समझदार हो फिर भी फालतू के सवाल पूछ रही हो आंटी। छोड़ो, ये बताओ काम क्या है? पहले अपनी माँ को बुला, जो काम है मैं उससे बोलूंगी। बच्चों से ज्यादा बात नहीं करती ये कविता। माँ, कविता आंटी आई है। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, कितना चिल्लाएगी? बोल कविता। अरे बसंता बहन, मैं कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास 2-4 खीरे पड़े हो तो दे दो। मैं सोच रही थी कि खाली बैठे बैठे रायता ही बना लूं खीरे का। चिंता मत कर, मैं शाम को बाजार जाऊंगी तो तेरे खीरे वापस कर दूंगी। उसकी क्या जरूरत है आंटी, अभी शाम को तो जब आप बाजार जाओगी और वहाँ से खीरे लाओगी तभी बना लेना रहता। और क्या, वैसे भी 2 खीरे पड़े हैं फ्रिज में, और तू तो जानती है गर्मी में कितने महंगे हो जाते हैं खीरे। दोनों माँ बेटी एक ही सुर में मना कर रही हैं। लगता है यहाँ खीरे नहीं मिलने वाले। हाँ कोई बात नहीं, कौशल्या के यहाँ से पूछ कर आती हूँ। आंटी वैसे 1 कटोरी खीरे का रायता इधर भी भिजवा देना। हाँ, पहले खीरे तो मिले। चलती हूँ बसंता। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। तभी किरण कहती है, चलो मेरे खीरे तो बच गए। माँ बढ़िया सी चटपटी खीरा चाट बना दो। है ही नहीं खीरा तो कहाँ से बना दूँ? अरे कल तो आधा किलो रखे थे ना, उन आधा किलो की रात में सब्जी बनाकर खाई थी, याद नहीं क्या? वैसे भी जब तक खीरे खत्म नहीं होते इस घर में तुझे चैन कहाँ आता है? आपको पता है ना, मुझे आदत है खीरे खाने की, जिससे मेरी सेहत भी बनी रहती है और गर्मी में डिहाइड्रेशन भी नहीं होता। बस अभी ज्यादा सेहत वाली मत बन और जाकर अपने कमरे की सफाई कर, कितना गंदा पड़ा है। इतना कहकर बसंता वहाँ से चली जाती है। जून का महीना शुरू होते ही पूरा परिवार गर्मियों की छुट्टी के लिए गांव चला जाता है, जहां किरण के दादा दादी रहा करते थे। रात के समय सभी खाना खाने बैठते हैं और किरण कहती है, तो हमारे लिए आज क्या स्पेशल बनाया है दादी? अरे बिटिया, तुम्हारी दादी खाली बातें बनाती है, खाना तो हमें ही बनाना पड़ता है। सच में दादू, खाना आप बनाते हैं? हाँ बिटवा, यही बनाते हैं खाना। बाकी अपने पोता पोती के लिए आज मैंने खाना बनाया है। खाना देखो, ई रहा खीरे का चटपटी सब्जी, ई खीरे का रायता, पराठे और मीठे में खीरे का हलवा। सासू माँ, खीरे का हलवा? ये तो कभी आपने मुझे भी नहीं खिलाया। अरे बहू, ई हम स्पेशल इन दोनों के लिए बना है, ताक काहे रही हो? खाना शुरू करो। तभी सब खाना खाने लगते हैं। खाने के कुछ देर बाद खीरे का हलवा खाते हुए किरण खाने की तारीफ में कहती है, दादी आपने तो आज दिल खुश कर दिया।
खीरे का इतना सब कुछ बन सकता है, मुझे पता ही नहीं था। और खासकर ये हलवा दादी, आप मुझे ये बनाना सिखाएंगी? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर तो खीरे खरीदने में दादी दादू का फालतू का खर्चा हो जाएगा, क्योंकि 5-6 बार खीरों को बर्बाद करने के बाद ही कहीं जाकर ये ठीक ठाक हलवा बना पाएगी। अरे चिंता काहे करते हो बिटवा, खीरों का खेत है अपना, जितना मर्जी खीरा खाओ पकाओ। तभी सासू माँ ने ये खाली खीरा खीरा बना रखा था, ये नहीं कि खीरे की जगह खीर पूड़ी बना ले। खीरे के खेत की बात सुनकर किरण अगले दिन अपने भाई और दादा के साथ खीरे के खेत देखने जाती है, जहाँ इतने सारे खीरे लगे देखकर वो उन्हें तोड़कर टोकरी में इकट्ठे करने बैठ जाती है। गांव में 1 महीना बिताने के बाद वो वापस शहर आती है और किरण गांव से ढेर सारे खीरे भी लेकर आती है, जिसके चलते बसंता उसे खूब सुनाती है। ऐसे ही एक दिन किरण खीरे का जूस बना रही थी तो बसंता कहती है, अब कौन सा शरबत बनाने बैठ गई तू? शरबत नहीं, खीरे का जूस बना रही हूँ माँ, आप पियोगी? हाय दया किरण, मुझे ना तुझे गांव में ही छोड़ देना चाहिए था, वहीं खीरे के ढेर में लुढ़कती रहती, चलती फिरती खिरनी हो गई है। खीरनी कुछ भी कहती हो माँ। अरे आपको क्या पता ये खीरे का जूस कितना फायदेमंद है, इससे वजन घटता है और स्किन पर दाग धब्बे भी नहीं होते। मैं तो कहती हूँ पी लो, बुढ़ापे में झुर्रियाँ नहीं आएंगी। उसके इतना कहते ही बसंता हंसने लगती है। तभी उसे अपनी पड़ोसन कविता की आवाज सुनाई देती है और दोनों बाहर जाती हैं तो कविता कहती है, बसंता एक नींबू तो देना जरा। तेरा मांगना तो कभी खत्म ही नहीं होता कविता, बैठ लाती हूँ। जल्दी लाना। माँ नींबू नहीं है, कल ही तो बताया था आपको। अरे छोरी ऐसा मत बोल, जरूरत है मुझे, मेरे इनका तो पता है ना बसंता बहन तुझे। रात में फिर टल्ली होकर आ गए, अभी सर घूम रहा है तो नींबू पानी के लिए बोल रहे थे और घर में नींबू है नहीं। ओहो ये बात है। कोई नहीं आंटी, मैंने खीरे का जूस बनाया है, नींबू पानी की जगह वो पिला दो, उनका हैंगओवर थोड़ी देर में उतर जाएगा, देखना। खीरी के जूस से पक्का? हाँ, उसे पीकर उनका सर घूमना बंद हो जाएगा और उल्टियाँ भी नहीं होंगी। नींबू की जगह यही ठीक रहेगा, रुको मैं लाती हूँ। इतना कहकर किरण रसोई से खीरे का जूस उसे लाकर देती है और कविता वहाँ से चली जाती है। शाम को जब कविता ग्लास वापस करने आती है तो किरण को धन्यवाद देती है और मोहित कहता है, क्या बात है, खीरे खाने के साथ साथ घरेलू नुस्खे भी बताने लगी पड़ोसियों को। अब खीरे के फायदे ही इतने हैं तो बताने में मेरा कौन सा टैक्स लगता है। एक खीरे के कई फायदे हैं, इसलिए हम इसे अपने खाने में किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करना चाहिए। हाँ, पर ज्यादा खीरे भी नहीं खाने चाहिए। वाह, अब से मैं भी खीरे का जूस पीऊंगी फिट रहने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ। फूलन अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसे बाहर सब्जी वाले की आवाज सुनाई देती है और वो थैला लेकर बाहर जाती है और सब्जी ले ही रही होती है कि तभी उसकी 2 पड़ोसनें बोलती है, लो आ गई फेंको फूलन, अब देखना कितनी लंबी लंबी फेंकेगी। सच बोल रही हो बहन, ये तो इतना फेंकती है कि लपेटा भी नहीं जा सकता। क्या फुसफुसा रही हो दोनों, मुझे भी तो बताओ। अरे हम क्या फुसफुसाएंगे, ऐसे ही बातें कर रहे थे बस। हाँ सही ही कह रही हूँ, तुम लोगों को तो फुसफुसाना भी नहीं आता। अरे फुसफुसाती तो मैं हूँ, वो भी इतने अच्छे तरीके से कि सामने वाले को भनक भी नहीं लगती। लो चालू हो गया इसका फेंकना। ये लीजिए बहन जी, आपकी 1 पाव मटर और आधा किलो टमाटर। क्या सलोनी, 1 पाव या आधा किलो सब्जी लेकर क्यों सब्जी वाले पर एहसान कर रही है? कम से कम 1 किलो तो ले ले। अरे फूलन, सब्जियों का भाव इतना बढ़ गया है कि थोड़ा थोड़ा लेकर ही काम चलाना पड़ता है। ना भाई ना, महंगाई के चलते तो मैं खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करती। अरे 1 पाव आधा किलो तो सब्जियाँ मेरे घर में यूं ही पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं। भैया आप मुझे 2 किलो टमाटर, 1 किलो मटर और हाँ 1 किलो मशरूम कर दो। और ले ली तुम लोगों ने सब्जी तो घर जाओ, औरों को भी लेने दो। हाँ जा ही रहे हैं। इतना कहकर दोनों पड़ोसनें वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है और उनके जाते ही सब्जी वाला फूलन से बोलता है, क्या बात है बहन जी, आज घर में दावत वावत है क्या, जो जमकर सब्जी ले रही हो? हाँ हाँ तुझे बड़ी खुजली पड़ी है ना जानने की, आ जाइयो तू भी खाने। और सुन, 100 ग्राम मटर, 1 पाव टमाटर और हाँ साथ में 5 मशरूम का डिस्काउंट भी दियो। अरे बहन जी कहाँ हुआ, दोनों लेडीज के सामने तो बहुत फेंकत रही, अब डिस्काउंट मांगत हो। अरे हम सब्जी का ठेला चलावत है, कपड़े की दुकान नहीं जो तुमका डिस्काउंट दे। बकवास न कर, चल जल्दी दे सब्जी। उसके बाद वो सब्जी लेकर घर चली जाती है। ये थी मिश्रा परिवार की मुखिया फूलन मिश्रा।
जिनका परिवार मोहल्ले में अपनी फेंकू बातों के लिए मशहूर था। माँ तो माँ, बच्चे भी बड़ी फेंकने में बहुत ही उस्ताद थे। ऐसे ही एक दिन फूलन अपने बेटे रौनक का रिश्ता लेकर आशिमा नाम की लड़की के घर जाती है, जहाँ आशिमा की माँ प्रीता उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है और बोलती है, अरे बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अब क्या बताऊं, जल्दी जल्दी में ऑटो करके आना पड़ा। वो क्या है ना, हमारी ऑडी कार का टायर पंचर हो गया। वैसे घर में 2-3 कार और भी हैं, पर चलाने वाला कोई नहीं है ना, तो हमने किराए पर दे रखी है। हाँ माँ सही कह रही हैं। आज पहली बार हम ऑटो में बैठे हैं, तभी माँ को इतने पसीने आ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, आपकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि शादी के बाद मेरी आशिमा को एक चम्मच भी नहीं उठाना पड़ेगा। वैसे मेरी बेटी को घर के सारे काम अच्छे से आते हैं। आराम से, अरे रानी बनकर रहेगी बहन जी। और बहन जी, काम का तो ऐसा है, इसे अपने हाथ से पानी उठाने का भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा। नौकर जो है घर में। वाह आशिमा, तेरे तो भाग ही खुल गए। मेरी सास तो बड़ी दिलदार है। ये सब सोच रही आशिमा को क्या ही पता था कि सच्चाई तो कुछ और ही है। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी के अगले दिन आशिमा देर तक सोती रहती है। तभी उसके कमरे में उसकी ननद आंचल आती है और उसे जगाते हुए बोलती है, भाभी, ओ भाभी, उठ भी जाओ। अरे ससुराल में कोई इतनी देर तक सोता है क्या? अरे अपनी मालकिन को भी भला कोई नाम से बुलाता है क्या? जाओ जाकर बेड टी लेकर आओ, फिर उठाना। भाभी, सपनों से बाहर आओ। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ और यहाँ कोई बेड टी नहीं आने वाली, इसलिए जल्दी उठो और सबके लिए नाश्ता बनाओ, समझी? इतना कहकर वो चली जाती है और आशिमा भी नहा धोकर हॉल में जाती है और तभी उसकी सास बोलती है, अरे बहू, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? तुझे पता है आज रौनक बिना कुछ खाए चला गया। जा किचन में और एक कड़क सी चाय बना दे। सासू माँ, शादी से पहले तो आपने कहा था कि आपके घर में खूब नौकर चाकर हैं, तो फिर नाश्ता बनाने के लिए आप मुझे क्यों उठा रही हैं? वो क्या है ना, नौकर थे पर शादी से कुछ दिन पहले ही चले गए। फिर मैंने सोचा घर में बहू आ ही रही है तो नौकरों की पगार में क्यों फालतू पैसा बहाना। और वैसे भी हर बहू चाहती है कि उसे ससुराल वालों की सेवा करने का मौका मिले। फिर मैं भला तुझसे ये मौका कैसे छीन सकती हूँ? सासू माँ, इतना दिलदार होने की क्या जरूरत? इतना कहकर वो किचन में चली जाती है। शाम होती है और रौनक थका हारा घर वापस आता है और आते ही सोफे पर पसरकर बोलता है, आशिमा, एक गिलास ठंडा पानी लाओ तो, आज बस में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। बस में तो बहुत भीड़ होती है, और आप बस में क्यों गए? आपके पास तो ऑडी कार है ना? कौन सी ऑडी? अरे वही जिसका टायर पंचर हो गया था जब मुझे देखने आए थे। इसको अभी तक याद है, मैंने तो यूं ही फेंकने के लिए ये बात कही थी। अरे हाँ थी ना, पर क्या है ना, बार बार उसकी सर्विस करवानी पड़ती थी, इसीलिए बेच दी। रहने दो, मुझे ना सारी बातें समझ आ गई हैं कि ना तुम्हारे घर में कोई नौकर है और ना ही तुम्हारे पास कोई ब्रांडेड कार है, बल्कि ये सब कुछ झूठ था जो रिश्ता पक्का करने के लिए तुमने और तुम्हारी माँ ने बोला था। हे भगवान, कैसे फेंकू ससुराल वाले मिल गए मुझे। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन आशिमा सब्जी काट रही होती है। तभी वो आंचल से बोलती है, आंचल, मैं सब्जी काट रही हूँ, जरा गैस पे दाल देख लेना। क्या कहा भाभी आपने? शुक्र करो कि माँ यहाँ नहीं है। अगर उन्हें पता चलता ना कि आपने मुझे काम के लिए कहा है तो बहुत गुस्सा होती वो। माँ मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती। आंचल ये बोल ही रही होती है कि तभी हॉल में फूलन की आवाज आती है, आंचल, अरे ओ आंचल, मेरी साड़ी नाली में गिर गई, जरा उठा कर ले आ और उसके बाद मेरे सर की मालिश कर दियो। ये सुनकर आशिमा की हंसी छूट जाती है और वो बोलती है, फेंक लिया जितना फेंकना था, चलो अब काम पे लग जाओ। इसमें क्या है, ये कोई काम थोड़ी है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो किचन से फुर हो जाती है। जिसके बाद आशिमा बोलती है, बताओ, बाहर वालों के सामने तो लोग फेंकते हैं, समझ आता है, मगर ये तो घर वालों के सामने भी फेंक रहे हैं। अरे यार, इतना कौन फेंकता है? इन फेंकू ससुराल वालों का कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन आशिमा अपने साथ एक काम वाली को लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास बोलती है, बहू कहाँ से आ रही है और ये कौन है तेरे साथ? सासू माँ, ये काम वाली है,
वो क्या है ना कि एक अच्छी बहू बनकर मैंने इस घर की बहुत सेवा कर ली, लेकिन अब मुझसे ये काम वाम नहीं होता, तो आज से बिंदिया घर का सारा काम करेगी। इसको क्या हो गया, एकदम से तेवर ही बदल गए इसके तो। ऐसे ही एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जिसके बाद सब्जी को देखकर आशिमा बोलती है, ये क्या बिंदिया, खाने में सिर्फ एक ही सब्जी, वो भी आलू की। अरे कम से कम एक तरी वाली सब्जी तो बना लेती। अरे मैम साहब, मेरे को बड़ी मालकिन ने जो कहा था मैंने तो वही बनाया। ये क्या सासू माँ, आपको नहीं पता कि मेरे यहाँ अगर एक प्लेट में 2 सब्जियाँ ना हो ना तो कोई खाना ही नहीं खाता। भाभी बस इतना क्या फेंक रही हो, पहले तो कभी नहीं बताया तुमने ऐसा कुछ हमें। हाँ तो शादी से पहले मुझे भी कहाँ बताया था कि आपके घर में नौकर नहीं है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन सलोनी और सारिका फूलन के घर आती है और फूलन बोलती है, अरे वाह सलोनी सारिका मेरे घर आई, क्या बात है जो तुम्हें मेरे घर तक खींच लाई। फूलन, वो हम तेरी बहू के मुंह दिखाई में आ नहीं पाए थे, इसलिए सोचा अब दिखाते हैं। और बता फूलन, कैसी बहू मिली है? मेरा मतलब मिजाज कैसा है उसका? अरे जब बहू मैंने पसंद की है तो मिजाज बेकार हो ही नहीं सकता। अरे इतनी गुणवान और संस्कारी है, मेरा कहा तो उसके लिए पत्थर की लकीर है, जो बोलती हूँ वही करती है, और सुंदर तो इतनी है कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। बहू, अरे ओ बहू, जरा बाहर तो आना। उसकी आवाज सुनकर आशिमा हाथ में झाड़ू लिए, कमर में पल्लू बांधे और धूल भरे मुंह के साथ बाहर आती है और बोलती है, क्या सासू माँ, बार बार क्यों चिल्लाती रहती हो? अरे आपको तो कोई काम वाम है नहीं, कम से कम मुझे तो करने दो। इतना कहकर वो चली जाती है और उसे ऐसे देखकर पड़ोसने तो पड़ोसने, उसकी खुद की सास भी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ रौनक और आंचल आते हैं, जिसके बाद सलोनी बोलती है, हाय फूलन, फेंकने की भी हद होती है, कभी तो फेंकने की जगह सच बोल लिया कर। अरे दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर फूलन का फेंकना बंद नहीं हो सकता। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और आशिमा वहाँ आकर बोलती है, तो कैसा लगा आपको अपनी पड़ोसनों के सामने शर्मिंदा होकर? बस कर बहू, आज से हम लंबी लंबी बातें क्या, राई के दाने जितनी छोटी बातें भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि जो सच है उतना ही बोलेंगे। चलो देर से ही सही, आप लोगों को अकल तो आई, अब मेरे ससुराल वाले फेंकू नहीं रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।